आज बीए पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेकंड पार्ट में, यानी विश्व का आधुनिक विश्व का इतिहास, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण, जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों में जो उस समय पुनर्जागरण की गतिविधियां हमें देखने को मिली। स्पेशली जैसे आप देखिए हमने लिटरेचर पर बात की थी, उस समय शेक्सपियर जैसे जो साहित्यकार थे उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में परिवर्तन लाने, उनकी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक इसी प्रकार से चित्रकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी विभिन्न कलाकारों, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। आज हम बात करते हैं भौगोलिक अनुसंधान की। भौगोलिक अनुसंधान इस पूरे पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से काफी हद तक इसमें छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और कभी कभी लेंथी क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का आप हेडिंग डालिएगा पुनर्जागरण काल में भौगोलिक अनुसंधान। अब देखिएगा क्या कारण था इन भौगोलिक अनुसंधानों का। इसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि अब से पहले, जैसे जब तक पुनर्जागरण नहीं हुआ था तो उससे पहले की स्थिति यदि हम देखें तो लोग समुद्री मार्गों से यात्रा करने में बड़ा भय महसूस करते थे, और उसका कारण था कि कई तरह के अंधविश्वास पोप के द्वारा उन लोगों को दिए गए थे, उनको बताए गए थे। तो इस वजह से लोग समुद्री यात्राएं नहीं किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे पुनर्जागरण की प्रक्रिया बढ़ती चली गई तो आप देखिएगा जो पूर्वी द्वीप समूह थे वहाँ के मसालों की, इन्हें मसालों का द्वीप भी कहा जाता था, वहाँ के मसाले, रेशम आदि ऐसी चीजें थी। विशेषकर इटली के समृद्ध नगरों में इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, और उसी डिमांड की पूर्ति करने के उद्देश्य से हर देश ने अपने अपने नाविकों को इन पूर्वी द्वीप समूह की खोज करने के उद्देश्य से उन्हें भेजा। आप देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक नाम आता है, आपने नाम सुना भी होगा, मार्को पोलो। इसको आप नोट डाउन भी करेंगे, मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था? ये एक वेनिस का निवासी था, और कुबलाई खां के दरबार में जब हमने पुनर्जागरण स्टार्ट किया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि चीन का महान ये शासक था, उसने एक महान दरबार आयोजित किया था और उसमें मार्को पोलो भी उपस्थित हुआ था। और जब वो वहां पर उसने जो शान शौकत और वैभव देखा, लौट कर आने के बाद उसने अपने एक मित्र की सहायता से अपने उस पूरे यात्रा वृत्तांत को पब्लिश करवाया था। तो आप देखिएगा जब मार्को पोलो का वृत्तांत पब्लिश होकर के सबके सामने आया तो उन्होंने इन पूर्वी द्वीप समूह के जल मार्गों को खोजने के लिए अपने अपने प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। आप देखिएगा अभी तक क्या होता था, ज्यादातर ये जो यात्राएं की जाती थी वो स्थल मार्गों से थी, और स्थल मार्गों पर तुर्कों का अधिकार था, और जो भूमध्य सागर के द्वारा जो यात्राएं की जाती थी वो पूरी यात्राएं अधिकांशतः इटालियन लोगों के द्वारा की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के जो अन्य देश थे वो भी अपने लिए नए नए देशों और नए मार्गों की खोज करने के लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। अब इसमें आप देखिएगा यदि हम इन भौगोलिक खोजों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण देश आता है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप का एक बहुत छोटा सा ही देश था, लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये अंध महासागर में स्थित था, और इसी वजह से आप देखिएगा इसको भौगोलिक खोज के लिए जिस प्रकार के प्रशिक्षित नाविकों की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार के मार्गों की आवश्यकता होती है वो इसको ऑटोमेटिकली बाय नेचर प्राप्त हो चुके थे। आप देखिए इसके साथ साथ जब इन नए द्वीप की खोज की बात चलने लगी तो उसके लिए पुर्तगाल सबसे पहले इस दौड़ में सम्मिलित हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ के शासक के भाई के द्वारा, राजकुमार हेनरी के द्वारा अपने इन नाविकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से
कई प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने लगी। और आप देखिएगा हमारे यहाँ भी जो भारत की खोज करने वाला था, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वो अपने कुछ नाविकों को, अपने कुछ साथियों को साथ लेकर के खोज के लिए निकला था। और 1498 ईस्वी में वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां जमोरीन नामक शासक ने उसका भव्य स्वागत किया था। फिर इसके बाद आप देखिएगा महत्वपूर्ण नाम आता है कोलंबस का। कोलंबस जिसको नई दुनिया की खोज के लिए जाना जाता है। कोलंबस भी एक महत्वपूर्ण नाविक था और इस नाविक ने नई दुनिया की खोज के लिए प्रयास किए थे। अब देखिए आप कोलंबस के लिए थोड़ा सा आप इसमें लिखेंगे भी, हेडिंग डालिएगा कोलंबस। इससे पहले आप दो चीज और नोट करेंगे, दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा और एस्ट्रोलैब, ये भी एक उपकरण था जो अक्षांश को बताता था, अक्षांश को बताता था, एस्ट्रोलैब। इसके बाद आप लिखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। आप देखिए ये स्पेनिश खोजकर्ताओं में प्रमुख था और बाद में इसने पुर्तगाल जाकर के वहां नौकरी कर ली थी और ये जिनोआ का नागरिक था। कोलंबस के लिए लिखेंगे आप जिनोआ, जिनोआ का नागरिक था। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को पालोस बंदरगाह से, 3 अगस्त 1492 ईस्वी को पालोस बंदरगाह से ये 3 छोटे जहाजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 छोटे जहाजों मेरिया, पिंटा और नीना, जहाजों को लेकर के उसने प्रस्थान किया, जिसमें उसके कुछ साथी या उसके नाविक भी उसके साथ में थे। अब आप देखिएगा उसकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका कारण एक संघर्षमय यात्रा हम इसको कह सकते हैं। पूरे 3 सप्ताह तक कोलंबस और उसके साथियों को पृथ्वी के दर्शन नहीं हुए थे। अंत में आप देखिएगा इस भारी मशक्कत के बाद, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप 3 सप्ताह तक पृथ्वी के दर्शन नहीं करेंगे तो उसके जो साथी नाविक हैं वो काफी उपद्रवी हो गए थे और विद्रोह करने के लिए तत्पर हो रहे थे। तभी आप देखिएगा कुछ इंतजार के बाद, लगभग 5 दिन के बाद कोलंबस ने देखा कि दूर कहीं उसको पक्षी उड़ते हुए नजर आए और उन्हीं की सहायता से वो आगे बढ़ता चला गया और अंत में उसने वह कैनेरी द्वीप पहुंचा और यहाँ पर उसने बहाना द्वीप समूह को खोज निकाला और कुछ समय पश्चात जब वो लौट करके आया तो अगले ही साल उसको 17 जहाजों के साथ पुनः इस नई दुनिया की खोज के लिए और अन्य मार्गों को खोज करने के लिए भेजा गया। और क्योंकि जिस उद्देश्य से उसको भेजा जा रहा था, ये पूर्वी द्वीप समूह मसालों की पूर्ति करने के लिए जो देश हैं उनसे अपने देश में मसालों की पूर्ति की जाए, रेशम आदि मंगवाया जाए, धन की प्राप्ति हो, इन सारे उद्देश्यों से उसको पुनः भेजा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने इन उद्देश्यों में उसे सफलता नहीं मिल पाई और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया था अमेरिगो वेस्पूची ने। इस नाम को आप लिखेंगे अमेरिगो वेस्पूची। अब देखिए ये कौन था? कोलंबस की उस कार्य को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज आपको बता दें, इसने जिस नई दुनिया की खोज की थी उसको ही इसके नाम पर, इसके नाम को सम्मान देते हुए उसका नाम अमेरिका रखा गया था। और आज भी हम यूएसए को अमेरिका के नाम से ही जानते हैं। वो इस महानाविक अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही रखा गया है। इसके बाद आप देखिएगा अगला महत्वपूर्ण आपके नाम आता है इन खोजों में। स्पेशली आप देखिएगा अगला नाम है बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस
ये भी एक महान खोजकर्ता था और इस अनुसंधान के क्षेत्र में उसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। आप देखिए जनरली होता क्या था कि ये माना जाता था कि यदि हम समुद्र में यात्रा करेंगे या समुद्र के द्वारा हम जाएंगे तो समुद्री डाकू हमें लूट खाएंगे, हमें जान से मार देंगे। इस भय से कोई जाता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये सारे भय और डर जो थे वो समाप्त होते जा रहे थे और बार्थोलोमेव डायस ने भी इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आप देखिए जो अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजी खोजों की हम बात करें, अंग्रेज इस भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में काफी देरी से उन्होंने पैर रखा। ऐसा नहीं है कि उनके पास साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन प्रारंभ में आप देखिएगा जो अंग्रेज थे वो समुद्री जहाजों को लूट लिया करते थे और उन्हें एक नाम दिया गया था सी डॉग्स। सी डॉग्स हिंदी में आप इसको बोलेंगे समुद्री कुत्ते। समुद्री कुत्ते इनको कहा जाता था और धीरे धीरे आप देखिएगा ये जो भ्रांति थी वो भी दूर हो गई और बाद में हेनरी सप्तम जो ब्रिटेन के शासक थे उन्होंने इन भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयास किए और उन्होंने एक इटालियन नाविक को भेजा जिसका नाम था जॉन कैबट। जॉन कैबट ये इटालियन नाविक था जिसे ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा नए मार्गों की खोज करने के उद्देश्य से भेजा गया था और एक नए द्वीप की खोज की गई जिसका नाम था न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड। तो इस तरह से धीरे धीरे जो अंग्रेजी नाविक थे वो भी इस भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आने लगे और उन्होंने भी नए नए देशों की खोज की। लेकिन आप देखिएगा जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज जो थे वो इस समय अपने व्यापारिक वृद्धि के उद्देश्य से नए नए देशों की खोज करने, नए नए मार्गों की खोज करने के लिए प्रेरित हो रहे थे, लालायित हो रहे थे। उसका कारण ये था कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर रखा था। हम सभी जानते हैं कि जब विशाल साम्राज्य उसका स्थापित हो चुका था तो ये कहा भी जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। अब जब विशाल साम्राज्य था तो स्वाभाविक है अपनी प्रजा को पूरी तरह से सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके लिए साधन और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था कि वो अपने व्यापार पर स्पेशली ध्यान दें और अपनी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कच्चा माल प्राप्त करने और अपने तैयार माल को बेचने के उद्देश्य से बाजारों की खोज की और अंततः अपने इस कार्य में वो सफल भी हुए और न सिर्फ एशिया में बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने अपने लिए विभिन्न उपनिवेशों को स्थापित किया था। इसके बाद आप देखिएगा फ्रांसीसी खोजें जिस प्रकार से अंग्रेज इस अनुसंधान में सम्मिलित हुए उसी तरह से फ्रांस भी, क्योंकि यूरोप में भी हम बार बार पढ़ते हैं दोनों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था और एक महत्वपूर्ण सबसे बात यह है कि ये दोनों भारत में भी या यूरोप और भारत या एशिया के देश विभिन्न क्षेत्रों में ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और इनके बीच जहां औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा थी वहीं आप देखिएगा व्यापार के क्षेत्र में भी ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। जब जिसका दाव पड़ता था वो अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से कोई भी मार्ग अपनाने के लिए सदैव तैयार रहता था। तो जिस प्रकार से अंग्रेज इसमें सम्मिलित हुए, बाद में फ्रांसीसियों ने भी भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपना कदम रखा और अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अब देखिए इसके बाद आता है, इसमें आप लिखेंगे फ्रांसीसी खोज में एक नाम लिख लेंगे, सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से, सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से जाकार्ता
लॉरेंस नदी के मार्ग से जहां पहुंचा वहां उसने एक व्यापारिक चौकी स्थापित की, वहां उसने व्यापारिक चौकी स्थापित की और वही स्थान आज मॉन्ट्रियल नगर के नाम से प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल नगर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, ये था कुछ महत्वपूर्ण देशों के द्वारा जो भौगोलिक खोजें की गई, उसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको प्रस्तुत किया है। कृपया आप लोग थोड़ा बुक से भी इसको कंसल्ट करते रहें और हमसे भी कांटेक्ट करते रहें, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब देखिए, इसके बाद आता है परिणाम। ये जो भौगोलिक अनुसंधान हुए थे, इनके परिणाम। देखिए, ये तो निश्चित है कि जो भौगोलिक अनुसंधान किए गए थे, उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य अपने व्यापार के अंदर वृद्धि करना था, क्योंकि व्यापारिक मार्गों की खोज किए बिना कोई भी देश अपने देश के व्यापार वाणिज्य में वृद्धि नहीं कर सकता। अब देखिए, इन परिणामों में सर्वप्रथम आप लिखेंगे परिणाम, और परिणाम में आप पहला पॉइंट लिखेंगे व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास। अब देखिए, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। हम लोग भारत के इतिहास के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि भारत के अंदर भी विभिन्न यूरोपीय जातियां आई, जैसे सर्वप्रथम पुर्तगाली, देन डच, स्पेनिश एंड अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये लोग एक के बाद एक भारत में आए थे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने लिए उपनिवेशों की प्राप्ति करना। और उपनिवेश क्यों बसाना चाहते थे? ताकि उन उपनिवेशों से अधिक से अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जा सके और फिर अपने जो तैयार माल है उसको बेचने के लिए बाजारों की प्राप्ति हो सके। तो आप देखिए, जैसे जैसे ये भौगोलिक मार्गों की खोज होती चली गई, उसके बाद एक हर देश व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भी एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होने लगा, और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देश जो थे वो सम्मिलित होने लगे। नेक्स्ट आप लिखिएगा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। अब देखिए, जिस तरह से व्यापार के अंदर प्रतिस्पर्धा थी, उस व्यापार की प्रतिस्पर्धा को अपने पूरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था कि नई नई कॉलोनीज एस्टैब्लिश की जाएं, और इसमें सबसे आगे जो कंट्रीज थे वो थे आपके इंग्लैंड एंड फ्रांस। इसके बाद धीरे धीरे जो और देश थे वो देश भी इसमें सम्मिलित होने लगे। एशिया के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, आप अभी आगे पढ़ेंगे भी कि जब दक्षिण अफ्रीका का बंटवारा हो रहा था तो इन यूरोपीय राष्ट्रों ने एक हॉल के अंदर बैठ के धीरे धीरे पूरे वहां पर एक नक्शा लगाया और इन्होंने आपस में संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका को बांट लिया था। तो अब स्थिति ये थी कि सिर्फ अपने लाभ के उद्देश्य से सारे यूरोपीय देश जो हैं वो कार्य करने लगे थे, और उनकी चपेट में एशिया के विभिन्न देश भी आ गए थे, जिसमें भारत भी है। चाइना, जो अभी तक किसी भी राष्ट्र के संपर्क में नहीं था, यूरोपीय राष्ट्रों के वहां पर पदार्पण से पूरी तरह से अछूता था, लेकिन धीरे धीरे चाइना, जापान आदि राष्ट्र जो थे वो सब इनकी चपेट में आने लगे, और इन सब के पीछे मुख्य उद्देश्य जो प्रस्तुत हो रहा था वो यही था कि किसी तरह से अपने व्यापार को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जहाजरानी और नौसेना का विकास। जहाजरानी और नौसेना का विकास। अब
अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी नेवी जो है वो हमारे लिए जितने भी हमारे समुद्री तट हैं या उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्री मार्गों से यात्रा करने पर लोग बड़ा भय महसूस किया करते थे। अब उन राज्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक था कि वहां पर एक मजबूत नौसेना स्थापित की जाए, और इस दिशा में आप देखिएगा यहाँ पर भी सबसे आगे जो थे वो अंग्रेज थे। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की नौसेना के आगे कोई भी दूसरी नौसेना नहीं टिक पाती थी। हम लोग इसी सेकंड पार्ट में आगे पढ़ेंगे भी, नेपोलियन बोनापार्ट जो महान विजेता था, तो उसने एक के बाद एक विभिन्न युद्ध जीते, कभी भी उसने पराजय का सामना नहीं करा। लेकिन इंग्लैंड से खुला युद्ध करने में वो स्वयं काफी भय महसूस करता था। उसका कारण था इंग्लैंड की नौसेना। तो हर कोई यूरोपीय राष्ट्र भी चाहता था जिस तरह से इंग्लैंड के पास एक अच्छी नौसेना है, उसी तरह से अन्य यूरोपीय देश जो थे उनको भी अब नए अपनी नौसेना गठन करने के लिए आवश्यकता थी नए मार्गों की, और इसके लिए उन्होंने नए मार्गों की खोज की। परिणाम स्वरूप जहाज रानी का डेवलपमेंट होने लगा और हर राष्ट्र अपनी नौसेना में वृद्धि करने के प्रयास करने लगा। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में भौगोलिक खोजों की आता है। अगला आप लिखिएगा, दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास। आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़ते आ रहे हैं और पूरा एक स्लेव डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ी है। और यदि हम देखें मध्य युग में स्पेशली दास प्रथा हमारे प्राचीन भारत में भी उसके उल्लेख मिलते हैं, लेकिन दासों के साथ हमारे यहाँ अच्छा व्यवहार किया जाता था। और इसके बाद जब हम मध्य युग में देखें, जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासन था, तो उसमें भी आप देखिएगा दासों के बाजार हुआ करते थे, जहाँ दासों की खुली बोली लगाई जाती थी, दासों को खरीदा और बेचा जाता था। अब इन दासों का मुख्यतः यूज क्या था, क्यों ये उपयोगी थे? आप देखिए, भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए इन दासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दूसरा, कहीं कहीं हम देखें तो ये दास जो थे वो सैनिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और योग्यता के आधार पर इन दासों को सेना में भी भर्ती किया जाता था। आप देखिए, उदाहरण हम ले सकते हैं, बलबन भी एक दास था, इल्तुतमिश एक दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। तो दास व्यापार जो है, तो अब ये यूरोपीय राष्ट्र क्या करते थे, एशिया के बाजारों से दासों को खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता था। तो ये दास व्यापार जैसे जैसे भौगोलिक अनुसंधान का कार्य बढ़ता चला गया, तो आप देखिए जब नए नए मार्गों की खोज हुई तो इन दासों को खरीदने और बेचने और इनके बाजार लगाने के लिए भी काफी सुविधाएं हो गई थी। तो दास व्यापार में भी इनके परिणाम स्वरूप काफी वृद्धि हुई थी। फिर आप देखिएगा, इस अगला पॉइंट लिखिएगा, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। देखिए, आपके बांडीकुई में भी एक स्कूल है सेंट फ्रांसिस, यदि आपको जानकारी हो, ये भी 19th सेंचुरी में स्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर दो चर्च हैं, एक कैथोलिक है अंग्रेजी बाजार में, और उससे आगे गुड़ा रोड साइड आई थिंक प्रोटेस्टेंट चर्च है। तो ये सब किस बात के प्रतीक हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर न सिर्फ अपने व्यापार को स्टैब्लिश किया, बल्कि उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। ये स्कूल इस बात के द्योतक है कि यहाँ पर ईसाई मिशनरीज आए, और सर्वप्रथम आप देखिएगा जब भारत के अंदर अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ तो यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारक आने लगे, और उन्होंने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ
बताया और लोगों को सरल नियम अपने धर्म के बता करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा ये जो मिशनरीज थे जहां ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वहीं मानवीय सेवा के लिए भी लोगों को प्रेरित किया करते थे। फिर अब बात आती है पश्चिमी सभ्यता की। हम सभी जानते हैं कि आज हम बालीगुई में हैं, लेकिन आप देखिए हमारे पास आज इतने सुविधाजनक मार्ग है, इतने सुविधाजनक आवागमन के साधन है, तो हम यहाँ पर बैठे बैठे कोई भी सामान, चाहे आप साउथ से मंगाना चाहे, चाहे आप पंजाब से मंगाना चाहे, आप इजीली उसको मंगा सकते हैं। और यही कारण हुआ जब यहाँ पर विदेशी शासन स्थापित हुआ, सुविधाजनक मार्ग हमें प्राप्त होने लगे, तो धीरे धीरे वो पश्चिमी सभ्यता जो है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर दृष्टिगोचर होने लगा। आप देखिए बीकानेर के महाराज थे, महाराजा गंगा सिंह, नाम आपने सुना है, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा भी है। यदि आप कभी जाएं बीकानेर फोर्ट वगैरह देख कर गए तो वो पैंट शर्ट पहने आपको नजर आएंगे। हमारे यहाँ के जो शासक थे उनका जो परंपरावादी पहनावा था उसमें काफी परिवर्तन आए थे। तो ये सारी चीज, कोट पैंट पहनना, हैट लगाना, बढ़िया गाड़ी में घूमना, सिगार पीना, ये सब किस बात के है? चम्मच से भोजन करना, ऊपर टेबल पे बैठ करके खाना खाना, ये सब पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक थे। आज हमारे रहन सहन, खान पान, इवन हमारी विचारधारा में भी जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो काफी हद तक इस पश्चिमी सभ्यता के ही द्योतक है, जो हमारे यहाँ विदेशी शासन स्थापित होने से हुआ। तो आप देखिए सेम ये जो हमारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जहां जहां इन विदेशियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या स्पेनिश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, ये पश्चिमी सभ्यता का पूरा प्रभाव हमें वहां पर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिएगा, विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास आते कि आज हमारे सामने क्या नहीं है। आप 10 मिनट के लिए यदि लाइट चली जाती है तो आप गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। यदि आपके मोबाइल में किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है तो आपको लगता है आपका दिन ही नहीं होगा। तो ये साइंस ही है, और इस साइंस के डेवलपमेंट का पूरा श्रेय भी हम इन भौगोलिक अनुसंधानों को दे सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि इन्होंने अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए इन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का, विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार किया। लेकिन आज वही आविष्कार हम वर्तमान में भी उसके लाभकारी प्रभावों के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप आज का लिखिएगा, भौतिकवादी संस्कृति का उदय। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी है ये पूरी तरह से भौतिकवादी संस्कृति का द्योतक है। आज यदि आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने किसी व्हीकल से जाएं, ना कि आप वहां पर पैदल जाएं। फिर आपको घर में कूलर, पंखे, एसी सब चाहिए। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहां आपको आरामदायक चेयर भी चाहिए, वहां पर आपको एसी भी चाहिए। पूरे ऐशो आराम का जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने का जो प्रेरित किया गया वो भी भौगोलिक अनुसंधानों का ही परिणाम है। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे। आपको बार बार फिर मैं कह रही हूँ, जो भी चीज समझ में नहीं आए आप किसी भी पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, और जब हम मिलेंगे आमने सामने हमारी क्लासेस होंगी तो हम इन पॉइंट्स को और डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।